हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 15। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पे जो नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिन्होंने डीमन किंग बरान को हरा दिया था और जिन्हों के शैडो सोल्जर बचे खुचे काम में लग जाते हैं। जिन्हों को रिवार्ड में डीमन किंग की रिंग और डीमन किंग की बड़ी वाली चमकीली सॉर्ड और डीमन किंग के 2 ड्रैगर और डीमन किंग के हॉर्न और सबसे इम्पोर्टेंट डीमन किंग का प्यूरिफाइड ब्लड, ये सारे रिवार्ड्स जिन्हों को मिलते हैं। उसके बाद जिन्हों डीमन किंग की रिंग को पहन लेता है और ये रिंग होती है एक एस रैंक की, जो कि जिन्हों की 20+ सेंस को बढ़ा देती है और 20+ इंटेलिजेंस को बढ़ा देती है। और डीमन किंग की रिंग को पहनते ही जिन्हों का एक आइटम और अनलॉक हो जाता है। उसके बाद जिन्हों अपने हाथ में डीमन किंग का प्यूरिफाइड ब्लड लेता है और अब जिन्हों के पास वो तीनों आइटम होते हैं जिससे वो होली वाटर ऑफ लाइफ को बना सके। जिन्हों को ये सब करते हुए और बोलते हुए देखकर एजिल कहती है, जिन्हों सर आप ठीक तो है ना? लेकिन जिन्हों तो होली वाटर ऑफ लाइफ को बनाने में लग जाता है। होली वाटर ऑफ लाइफ बनना शुरू हो जाता है और काउंटडाउन शुरू होता है 10, 9। तभी जिन्हों को पता चलता है कि होली वाटर ऑफ लाइफ बनाने के सक्सेस के चांस उसकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करते हैं। जिन्हों अपने मन ही मन कहता है, अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं अपने इंटेलिजेंस स्टेट को और भी ज्यादा बढ़ा देता। तभी पीछे से एज्रिल कहती है, सर आपको ये आइटम बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। और उल्टी गिनती शुरू होती है 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्राफ्टिंग सक्सेसफुल। और जिन्हों को होली वाटर ऑफ लाइफ की 6 बोतलें मिलती हैं। जिन्हों बहुत खुश होता है, वो कहता है यस मैंने कर दिखाया। एजिल भी पीछे से कहती है, हाँ सर आपने कर दिखाया। तभी जिन्हों देखता है उन तीनों आइटम में से 2 आइटम तो थोड़े बहुत बच जाते हैं, लेकिन एक आइटम पूरा पूरा खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जिन्हों अगर चाहे भी तो दोबारा से होली वाटर ऑफ लाइफ को बना नहीं पाएगा। जिन्हों अपने हाथ में उस बोतल को लेता है और कहता है, तो ये है होली वाटर ऑफ लाइफ। और होली वाटर ऑफ लाइफ एक एस रैंक का आइटम होता है जो कि किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। क्या सच में ये मेरी माँ की बीमारी को ठीक कर पाएगा? तो मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल के हॉस्पिटल जाना होगा। तभी वहाँ पर आयरन काजल की बॉडी को लेकर आता है। जिन्हों आयरन से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया आयरन। और जिन्हों काजल की बॉडी के पास जाकर कहता है, अराइज। और काजल की बॉडी एक्सट्रैक्ट होने लगती है। एजिल ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती है। वो कहती है, जिन्हों सर आखिरकार ये सब क्या है? तभी काजल पूरा पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाता है। सिस्टम बताता है कि इसका कोई नाम रखें। जिन्हों सोचने लगता है, नाम काजलन काइजल, आखिरकार इसका नाम क्या था? अरे छोड़ो भी, मैं तुम्हारा नया नाम देता हूँ, काइजल। जिन्हों को ऐसे नाम बोलते देखकर एजिल कहती है, सर तो नाम बोलने में बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। काइजल नया नाम पाकर बहुत खुश होता है और एक लंबी दहाड़ मारता है। तभी एजिल कहती है, सर हम इसकी मदद से अपने क्लैन तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। जिन्हों अपने मन ही मन कहता है, क्या मुझे फिर से एक एक फ्लोर उतर के जाना होगा? फिलहाल के लिए मैं यहाँ से बहुत जल्दी निकलना चाहता हूँ। तभी एजिल कहती है, वापस लौटने के बाद हम एक बैंक्वेट रखेंगे और मेरे पापा भी बहुत खुश होंगे। एजिल अपनी बकबक कर रही होती, लेकिन जिन्हों अपने रिवार्ड को एक्सेप्ट कर रहा होता है। जिन्हों को 3 रिवार्ड मिलते हैं। एक होता है टॉप रैंक का रून स्टोन, बोनस स्टेट 30% और एक हिडन रिवार्ड भी मिलता है। और जिन्हों को इस रून स्टोन के अंदर शैडो एक्सचेंज स्किल भी मिलती है। जिन्हों को 30+ बोनस स्टेट भी मिलते हैं और उसके साथ साथ एक नया टाइटल, द डीमन हंटर। जिन्हों उस रून स्टोन को लेता है और अपने मन ही मन कहता है, क्या ये शैडो को एक्सचेंज कर सकता है? जिन्हों उस स्टोन को तोड़ देता है और जिन्हों को एक नई स्किल मिल जाती है और ये होती है शैडो एक्सचेंज की स्किल। और इस स्किल का यूज करने के लिए जिन्हों को कोई भी माना नहीं चाहिए और जिन्हों कभी भी अपने किसी भी शैडो सोल्जर की जगह को बदल सकता है। और इसका एक बार यूज करने के बाद 3 घंटे तक वेट करना होगा। जिन्हों इस स्किल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, तो क्या मैं अपनी किसी भी शैडो की लोकेशन को अपने साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ? तो क्या ये कोई टेलीपोर्टेशन जैसा है?
तभी जिनू कहता है बहुत अच्छा काम किया सबने, और एजिल आई एम सॉरी लेकिन तुम्हें अपने क्लैन तक अकेले ही जाना होगा। एजिल कहती है लेकिन सर वेनक्यूट का क्या, और वैसे भी तुम्हारा क्लैन 80 फ्लोर में है तो इसके हिसाब से मुझे वहाँ पर जाने में बहुत टाइम लगेगा। जिनू कहता है बाय बाय एजिल, और अपनी स्किल का यूज करके वहाँ से निकल जाता है। एजिल कहती है जिनू सर, और जिनू वहाँ से सीधा टेलीपोर्ट होके अपने पास के ही एक गलियारे में पहुँच जाता है। तभी जिनू को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि अब 3 घंटे बाद ही आप इस स्किल का यूज कर पाएंगे, और जिनू काइजल को समन करता है और वहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन को, जहाँ पर जिनचुल उन एंट मॉन्स्टर के वीडियो को दिखा रहे होते हैं जो कि जापान ने अपनी सैटेलाइट के द्वारा भेजे होते हैं। मिस्टर गो अपने मन ही मन कहते हैं कि गोटोरुजी ने जैसा कि कहा था फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रेड में, जैसे ही वो गए थे वो सभी एंट मॉन्स्टर उन सब पर हमला कर दिए थे, और इस वीडियो में भी वैसा ही नजर आ रहा है। वैसे इन मॉन्स्टर की बढ़ती हुई ग्रोथ को देखकर ये मामला थोड़ा और भी पेचीदा हो गया है। मिस्टर गो कहते हैं अगर सभी एंट मॉन्स्टर को ये पता चल गया कि उनकी रानी के ऊपर हमला हो रहा है तो वो एंट मॉन्स्टर क्या करेंगे। जिनचुल बताता है कि हम लोग जैमिंग सिग्नल का यूज करेंगे। मिस्टर गो कहते हैं क्या जैमिंग सिग्नल। जिनचुल कहते हैं वो एंट मॉन्स्टर एक वेव के द्वारा एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो इसीलिए गोटोरुजी ने जापान की तरफ से एक जैमिंग सिग्नल को मंगाया है। मिस्टर गो कहते हैं तो हमें उनकी रानी और उनके गार्ड की चिंता करनी होगी। चेयरमैन गो जैसे ये कहते हैं उन्हें बहुत दूर से किसी की ऑरा सेंस होती है। जिनचुल कहते हैं मिस्टर गो क्या हुआ। मिस्टर गो को भी यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो जिनचुल से कहते हैं क्या तुमने हंटर संग जिन्हू से कांटेक्ट किया है। जिनचुल कहते हैं मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उस जिन्हू का कुछ अता पता नहीं है। तभी सेंस शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बाइक यूनो को, उन्हें भी ये सेंस हो जाता है। बाइक यूनो के साथ यहाँ पर और भी कोई होता है। बाइक यूनो कहते हैं आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा है। वो दूसरा बंदा कहता है लगता है चोजोंग और चाहिन के बीच शेर्स को लेकर फिर से कहासुनी शुरू हो गई है। वो दूसरा बंदा कहता है अरे छोड़ो भी इन सब बातों को, ये लो तुम दूसरा गिलास पियो। बाइक यूनो कहते हैं थैंक यू मेरे किंग, और हम देखते हैं ये बंदा होता है इस रैंक का हंटर मिन बेयुंग। मिन बेयुंग कहते हैं एक ही बात को तुम कितना सोचोगे बाइक यूनो, ऐसे सोचते रहोगे तो तुम एक दिन बहुत जल्दी ही बूढ़े हो जाओगे। वैसे बाइक यूनो तुम एक कमाल की बात सुनना चाहोगे मेरे मुंह से। बाइक यूनो कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारे किसी पिटे मजाक को नहीं सुनना चाहता। मिन बेयुंग कहता है अरे यार, और हमें मिन बेयुंग के बारे में कुछ बताया जाता है कि मिन बेयुंग एक ऐसा हंटर था जो पूरी तरह से फिट होने के बावजूद भी उसने बहुत जल्दी ही रिटायरमेंट ले ली थी, और जैसा कि वो एक एस रैंक का हंटर था तो अगर वो चाहता तो वो अपने करियर को और भी अच्छा बना लेता, जबकि वो इतना गरीब था फिर भी उसने बहुत जल्दी रिटायरमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, और ये बात सभी को बहुत ज्यादा अजीब लगती है। मिन बेयुंग बाइक यूनो से कहते हैं क्या तुम सच में इस रेड में जाना चाहते हो। बाइक यूनो कहते हैं हाँ। मिन बेयुंग कहते हैं तुम तो जानते हो ना कि वहाँ पर योंग सुक के साथ क्या हुआ था, फिर भी तुम उस रेड में हिस्सा लेना चाहोगे। बाइक यूनो कहते हैं तो मेरे पास वहाँ पर दोबारा जाने के लिए एक सबसे बड़ी वजह है, ताकि दूसरे लोगों को ज्यादा मुसीबत न उठानी पड़े, और वैसे भी मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से इस रास्ते पे चलना मेरे लिए सही होगा। मिन बेयुंग कहते हैं तुम्हें जो करना है जाकर वो करो, अगर तुम मुझे अपनी टीम के लिए रिक्रूट करने आए हो तो ये तो भूल ही जाओ तुम, मैं नहीं जाने वाला हूँ। बाइक यूनो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तुम्हें रिक्रूट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूँ। क्या पता मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊँ या नहीं, तो कि आखिरी बार मिलके तुमसे गुड बाय बोल लूंगा। ये सुनते ही मिन बेयुंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी मिन बेयुंग कहते हैं मैं एक टीचर बनने की तैयारी कर रहा हूँ ताकि मैं एक टीचर बन के आराम से नॉर्मल जिंदगी जी सकूँ। ये बात सुनकर बाइक यूनो भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मिन बेयुंग कहते हैं रिसेंट में मुझे यूजिन गिल्ड से एक बहुत ही कमाल का ऑफर मिला है। उन लोगों ने मुझे एक वाइस गिल्ड मास्टर बनाने के लिए कहा था, और उसके साथ और भी बहुत सारे ऑफर्स थे, लेकिन मिन बेयुंग ने यहाँ पर सबको मना कर दिया होता है। मिन बेयुंग तभी बहुत ज्यादा कांपने लगते हैं। मिन बेयुंग कहते हैं मैं इस मारने काटने के खेल से बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूँ, और सिर्फ इसीलिए मैं टीचर बनना चाहता हूँ। वैसे मैं कोरिया के स्ट्रीट टीचर के बारे में सोच रहा हूँ। और बाइक यूनो तुम तो जानते ही हो ना मुझे हिस्ट्री ड्रामा कितने ज्यादा पसंद है। बाइक यूनो कहते हैं मिन बेयुंग
तुम सच में पागल ही हो। मिन ब्यूंग एक जाम उठाते हैं और कहते हैं, मेरे दोस्त ये कोई पागलपन नहीं है, ये बुक से मेरा प्यार है और यही मेरी नॉर्मल जिंदगी है। बाकी अनु कहते हैं, शायद मेरे ख्याल से इसे नॉर्मल जिंदगी कहते हैं और हंटर्स की जिंदगी तो अब नॉर्मल ही है। वैसे मेरे ख्याल से ज्यादातर हंटर्स को मैजिकल बीस्ट मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद कुछ हीलर्स हैं जो इस बात को आसानी से नहीं मान पाते। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक हॉस्पिटल को। तभी जिनू उस खिड़की से अंदर आता है। जिनू के पास वो दवाई तो होती है, लेकिन जिनू अभी भी कंफ्यूज होता है, वो दवाई काम करेगी या नहीं करेगी। जिनू अपने मन ही मन कहता है, अगर मैंने दवा पिला दी और कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं उस गम से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। और जैसा कि मेरी माँ कोमा में है तो वो होली वाटर ऑफ लाइफ को पी भी पाएंगी या नहीं, ये लेकर जिनू को बहुत बड़ा डाउट होता है। लेकिन कुछ बीते हुए टाइम में सिस्टम ने बहुत कुछ करके दिखाया है, तो जिनू यहाँ पर सिस्टम के ऊपर भरोसा कर लेता है। जिनू उस बोतल की कैप को खोल देता है। जिनू के हाथ यहाँ पर बहुत ज्यादा कांप रहे होते हैं। जिनू अपनी माँ को वो दवाई पिलाने लगता है और अपने मन ही मन कहता है, प्लीज प्लीज माँ ठीक हो जा प्लीज। जिनू अपनी माँ की गर्दन पे एक निशान को देखता है जो कि जिनू की वजह से लगा होता है। दरअसल जिनू बचपन में अपनी माँ के बालों को धोना चाहता था, इसलिए वो गर्म पानी को अपनी माँ के पास लाता है, लेकिन गलती से वो पानी जिनू की माँ के ऊपर गिर जाता है। हालांकि जिनू की माँ के ऊपर गर्म पानी गिरा होता है, लेकिन वो सबसे पहले जिनू से कहते हैं, जिनू तुम ठीक हो ना मेरे बच्चे। जिनू आज भी उस दिन को भूला नहीं था। दवाई पिलाने की कुछ देर बाद ही जिनू की माँ को वहाँ पर होश नहीं आता है। जिनू अपने मन ही मन कहता है, आखिरकार क्यों क्यों, प्लीज मॉम प्लीज अपनी आंखें खोलिए मॉम, मेरे स्ट्रॉन्ग बनने की सिर्फ एक यही वजह थी, प्लीज मॉम उठ जाइए। मैं इस रास्ते पे सिर्फ एक ही वजह से चला था कि मैं एक दिन आके आपको ठीक कर पाऊंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जिन्नू का अपार्टमेंट, जहाँ पर जिन्ना पढ़ाई कर रही होती है। जिन्ना का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता, इसलिए जिन्ना रेडी होकर बाहर घूमने के लिए आ जाती है। जिन्ना बाहर का मौसम देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लगता है गर्मियाँ कुछ जल्दी चली गई। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जिन्नू अपना मुंह लटकाए हुए बैठा होता है और तभी वहाँ पर हवा चलने लगती है और हम देखते हैं कि जिन्नू की माँ कहती है, जिन्नू ये तुम हो क्या मेरे बच्चे। जिन्नू अपनी माँ को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा शौक होता है। जिन्नू की माँ कहती है, वैसे मैं कितने टाइम से सो रही थी। जिन्नू कहता है, 4 साल से मॉम। तो जिन्नू जिन्ना कैसी है। जिन्नू कहता है, वो ठीक है। जिन्नू यहाँ पर बहुत ज्यादा कांप रहा होता है। जिन्ना की माँ कहती है, थैंक यू मेरे बच्चे, तुमने अपना प्रॉमिस पूरी तरीके से निभाया है। जिन्नू ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। जानती हूँ मैं ऐसे वक्त में बीमार हो गई थी, तो तुम्हारे लिए ये सब बहुत ज्यादा कठिन रहा होगा। जिन्नू यहाँ पर कुछ नहीं कहता और जिन्नू अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और वो फूट फूट के रोने लगता है। जिन्नू कहता है, हाँ मॉम। और जैसे जिन्नू की माँ के कोमा से बाहर आने की न्यूज डॉक्टर सुनते हैं, डॉक्टर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार कैसे कोई इटर्नल स्लम्बर की बीमारी से जाग गया। और ये खबर जो डॉक्टर लेके आया होता है वो कहता है, पेशेंट के घर वाले जल्दी से पेशेंट को लेकर घर जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तभी वो बूढ़े डॉक्टर कहते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो अभी चल भी नहीं पा रही होंगी। तभी दूसरा डॉक्टर कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो अच्छे से चल पा रही हैं और हमने उनके टेस्ट भी किए हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। और वो बूढ़े डॉक्टर ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वो डॉक्टर कहता है, शायद ये लाइव परफॉर्म मशीन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तभी वो बूढ़े डॉक्टर कहते हैं, इसके बारे में हम कुछ श्योर नहीं कह सकते हैं, तो हम इतनी आसानी से उस पेशेंट को घर नहीं भेज सकते। तभी वो दूसरा डॉक्टर कहता है, सर मैंने कोशिश तो बहुत ज्यादा की है, लेकिन वो इंसान कोई आम इंसान नहीं है। आपने रिसेंट में संग जिन्नू के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि कोरिया का S1 10 रैंक का हंटर बना है। अगर मैं कहूँ तो वो उसी हंटर की माँ है। और ये सुनते ही उस डॉक्टर के तो पसीने ही छूट जाते हैं और वो जिन्नू की माँ को डिस्चार्ज करने के लिए राजी हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं जिन्नू की माँ को, और वहाँ पर जिन्ना भी आ गई होती है। जिन्ना अपनी माँ को देखकर रोने लगती है। जिन्ना को ऐसे रोते हुए देखकर जिन्नू की माँ कहती है, जिन्ना तुम सच में बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हो। जिन्ना इतना सुनते ही अपनी माँ को अपने गले लगा लेती है। जिन्नू ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो अपने मन ही मन कहता है, आखिरकार जो मैंने इतनी मेहनत की आज वो रंग लाई, और वैसे मैंने एक लाइन को क्रॉस कर दिया है।
और एक हंटर के तौर पे मैं ऐसी जगह आ चुका हूँ जहाँ से मैं वापस नहीं लौट सकता हूँ। जिन्हों हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है और वो अपने फोन को चेक ही कर रहा होता है क्योंकि जिन्होंने डीमन कैसल के दौरान अपने फोन को देखा भी नहीं था। जिन्हों को यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉल आई होती है, लेकिन जिन्हों यहाँ पर किसी को कॉल नहीं करता और अपने मन ही मन कहता है अगर किसी को जरूरत होगी तो मुझे खुद ही कॉल कर देगा। तभी जिन्हों न्यूज में देखता है कि न्यूज वालों के पास काजल की खबर पहुंच चुकी है। तभी जिन्हों के फोन में किसी का फोन आ जाता है और जिन्हों को पता चलता है कि मिस्टर गो ने जिन्हों को कॉल किया है। जिन्हों कहता है चेयरमैन गो सब कुछ ठीक है ना, आखिरकार आप मुझे खुद ही कॉल क्यों कर रहे हैं। चेयरमैन गो कहते हैं मिस्टर संग जिन्हों आपको तो सब पता ही होगा। जिन्हों थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जिन्हों यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है क्योंकि जिन्हों यहाँ पर डेमन कैसल में था तो जिन्हों को बाहर की किसी भी खबर का कुछ अता पता नहीं था। चेयरमैन गोल जिन्हों से रिसेंट में हुए एंड मॉन्स्टर के अटैक के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन जिन्हों को उस बारे में कुछ पता नहीं होता। लेकिन जिन्हों अपने मन ही मन सोच रहा होता है लगता है काइजल के बारे में मिस्टर गो को पता चल गया है। जिन्हों कहता है मिस्टर गो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप आखिरकार किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मिस्टर गो समझ जाते हैं कि जिन्हों को अभी भी कुछ पता ही नहीं है, तो वो सीधा कहते हैं तुम हंटर एसोसिएशन क्यों नहीं आ जाते। और सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन को। चेयरमैन गो जिन्हों को जेजू आइसलैंड की रेड के बारे में सब कुछ बता रहे होते हैं और वो आने वाले 4 दिन के अंदर ही जेजू आइसलैंड की रेड को चालू करने वाले हैं। चेयरमैन गो सीधा सीधा कहते हैं संग जिन्हों हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जिन्हों ये सुनते ही अपने ख्यालों में खो जाता है और वो अपनी माँ और जिना के बारे में सोच रहा होता है। जिन्हों यहाँ पर कुछ कहने ही जा रहा होता है, तभी जिन्हों को किसी का बहुत ज्यादा ऑरा सेंस होता है। मिस्टर गो कहते हैं संग जिन्हों क्या हुआ। जिन्हों कहता है मैंने आसपास बहुत ही ज्यादा मानव वेव को महसूस किया है, क्या कोई बहुत ही खतरनाक हंटर यहाँ पर है। मिस्टर गो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर बस पास ही में हंटर्स आपस में लड़ रहे हैं। वैसे मिस्टर संग जिन्हों आप सच में इम्प्रेसिव हैं और सच कहूँ तो जो हंटर्स जेजू आइसलैंड की रेड में जाने वाले हैं वो सब प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पर जापान के इस रैंक के हंटर गोटो ryuji भी आए हैं। गोटो ryuji का नाम सुनते ही जिन्हों बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि गोटो ryuji एक ऐसा फेमस बंदा है क्योंकि कोई भी इंसान जो कि हंटर नहीं है वो गोटो ryuji के बारे में जानता है। तभी चेयरमैन गो कहते हैं मिस्टर संग जिन्हों क्या आप मेरे साथ जिम में चलना चाहेंगे। और इसके बाद हमें जिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइकेनो अपने फुल रेज में होता है। बाइकेनो यहाँ पर अपने हाफ फॉर्म में आकर किसी से बैटल कर रहे होते हैं और हम देखते हैं बाइकेनो के सामने एक बहुत ही हट्टा कट्टा बंदा होता है जो कि कराटे की यूनिफॉर्म में होता है। वो दोनों ही आपस में लड़ रहे होते हैं और तभी वो सामने वाला हट्टा कट्टा बंदा बाइकेनो के कंधे पे हाथ रख के अपने पैर की हेल्प से बाइकेनो को गिराने की कोशिश करता है। बाइकेनो यहाँ पर बहुत टिकने की कोशिश करता है, लेकिन वो हट्टा कट्टा बंदा बाइकेनो के पैर को पकड़कर चारों तरफ घुमा देता है। तभी वो बंदा कहता है कोच बाइक तुम्हारे जैसे नौजवान को इससे भी ज्यादा अच्छा करना चाहिए। और तभी बाइकेनो मुस्कुरा कहता है मैं यहाँ पर कोई कोच नहीं हूँ और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। और वो दोनों फिर से आपस में लड़ने लगते हैं और जिम की बालकनी से मिस्टर गो और जिन्हों उन दोनों की बैटल को देख रहे होते हैं। मिस्टर गो कहते हैं एक साथ इतने सारे एस रैंक के हंटर्स बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तभी जिन्हों कहता है बाइकेनो को देख कर लगता है उनको कुछ दिक्कत हो रही है। तभी वहाँ पर चोई जोंग आते हैं और कहते हैं वैसे आपको ये देखकर लग रहा होगा लेकिन बाइकेनो की फुल फॉर्म के सामने माँ डोंगवोंग टिक नहीं पाएगा। तभी हम देखते हैं ये बंदा माँ डोंगवोंग होता है जो कि फेम गिल्ड का एक एस रैंक का गिल्ड मास्टर है। तभी जिन्हों कहता है वैसे आपने कहा कि मिस्टर बाइकेनो अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर रहे। चोई जोंग कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इसलिए बाइकेनो अपनी फुल पावर का यूज नहीं करते, क्योंकि जब वो अपनी फुल पावर का यूज करते हैं तो एक बहुत ही भयंकर जानवर में बदल जाते हैं। दरअसल जिन्होंने यहाँ पर बाइकेनो के बारे में सुना तो होता है लेकिन कभी अपनी आंखों से नहीं देखा होता है। तभी चोई जोंग कहते हैं वैसे आप वहाँ पर जो खड़े हंटर्स को देख रहे हैं वो सभी जापान के हंटर्स हैं जो कि वो सभी हमारा साथ देने वाले हैं और उनमें से एक गोटो ryuji होगा। और इसके बाद हमें एक एक करके सभी जापानीज हंटर के बारे में बताया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।
and the clouds roll.